मैं आध्या एक बहुत ही साधारण परिवार से असाधारण खूबसूरती लिए पैदा हुई थी। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी। हम लोग 3 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। आज से लगभग 30 साल पहले। वैसे तो हम तीनों ही होशियार थे। बहुत मुश्किल से पिताजी ने 8 कक्षा तक पढ़ने दिया, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए लड़कों के साथ सहज शिक्षा स्कूल, जो एकमात्र सरकारी स्कूल था, जाना पड़ता। इसलिए गांव में लड़कियों को पढ़ने के सपने को आंखों में ही दफनाना पड़ता। मुझे नाचना भी बहुत अच्छा लगता था। उस समय नाचना भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, पर मुझे जब भी समय मिलता बस शुरू हो जाती। उन्हीं दिनों सुनने में आया कि हमारे गांव में ही नदी पार एक गुरुजी ने छोटी सी नृत्यशाला बनाई है, जिसमें क्लासिकल डांस सिखाया जाता है। न जाने क्या सोचकर गुरुजी ने नृत्यशाला बनाई थी। लड़कों को इसमें रुचि नहीं थी और लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती थी। पहले उन्होंने छोटी छोटी आसपास की लड़कियों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया। हमारे पड़ोसी की छोटी बेटी रेशमा, जिसने बस तीसरी तक पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने भी जाना शुरू कर दिया, तो मैं भी अपने पिताजी से जिद करने लगी। पिताजी कला प्रेमी थे, तो उन्होंने मुझे इस शर्त पर सीखने भेजने की रजामंदी दी कि मुझे माँ से खाना बनाना और बाकी घर के काम भी सीखने होंगे। मैं इतनी खुश थी कि मैंने उनकी शर्त मान ली। माँ ने भी मेरी जिद देखकर हाँ तो कर दी, पर इस शर्त पर कि छोटा भाई मेरे साथ आया जाया करेगा। मैं इस बात से बहुत नाराज़ थी, पर मुझे सीखना था, तो मैंने उनकी ये बात भी मान ली। अगले दिन ही मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। घर में माँ की मदद करने के बाद मैं और रेशमा छोटे भाई मयंक के साथ सीखने जाने लगे। हमारे गुरुजी पंडित गोपालन अय्यर बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे और देखने में बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। हम जब तक नृत्य सीखते तब तक मयंक बाहर खेलता रहता या अपने उम्र के लड़कों के साथ नदी के पास चला जाता। अपना स्कूल का बस्ता वो मेरे पास छोड़ जाता और वापस मुझे घर के पास छोड़कर पढ़ने चला जाता। मयंक का स्कूल 1 बजे से शुरू होता था, इसलिए हमने सुबह का समय चुना। घर आकर मैं खाना बनाने में मदद करती, तब तक छोटी बहन भावना भी स्कूल से आ जाती। दोपहर का खाना तैयार होने के बाद माँ मयंक के स्कूल उसको खाना देने जाती। घर पर जब दोपहर को माँ आराम करती, तो मैं भावना के सामने अपनी अभ्यास करती। मेरी लगन देखकर गुरुजी बहुत खुश होते थे और खूब शाबाशी भी देते। उस समय हमारे और आसपास के गांव में दुर्गा पूजा के समय मेला लगा करता था, जिसमें अनेकों प्रतियोगिताएं होती थी। उस साल हमारे गुरुजी ने पड़ोसी गांव में नृत्य की प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा दिया था। गुरुजी ने पिताजी को तो राजी कर लिया था, पर माँ को ये पसंद नहीं आया। पिताजी के फैसले के कारण वो बस गुस्सा करके चुप हो गई। पिताजी भी आए थे उस दिन प्रतियोगिता देखने। मैंने पहला इनाम पाया था। गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने पिताजी के सामने मेरी बहुत तारीफ की। मैं उस दिन बहुत खुश थी। वैसे तो मैं अपने गांव में होने वाली रामलीला में भी सीता का रोल 2-3 साल से निभाती आ रही थी और अपने काम की तारीफ सुनती रही थी, पर गुरुजी से अपनी तारीफ सुनकर मैं मानो आसमान में उड़ रही थी। मुझे इनाम में तब 500 रुपये मिले थे, जो मेरे लिए बड़ी रकम थी। घर आकर पिताजी ने माँ से मुझे काला टीका लगाने को कहा। माँ भी मेरी जीत से खुश थी, पर न जाने क्यों उन्हें लगता था कि मैं बिगड़ जाऊंगी या फिर उनके हाथ से निकल गई तो मुझसे शादी कौन करेगा। बस इसी वजह से वो मेरी जल्द से जल्द शादी करा देना चाहती थी। पिताजी को माँ की ये बात माननी पड़ी और मेरे लिए दूल्हे की खोज शुरू हो गई। उस समय मैं 15 साल की थी। सही गलत का इतना पता नहीं चलता था। क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, वहाँ लड़कियों की माहवारी शुरू होने पर ही काफ़ी कुछ समझा दिया जाता है, जबकि ज़रूरी नहीं होता कि शारीरिक और मानसिक विकास एक साथ ही हो जाता है। माहवारी की प्राकृतिक शुरुआत हम लोगों के लिए कुछ और सोचने के रास्ते बंद करने जैसा था। इसके बाद जल्दी से जल्दी लड़की के हाथ पीले की करने की कवायद शुरू हो जाती थी। शायद कई जगह आज भी ऐसा हो रहा होगा। लड़कों के साथ बात मत करो, हंसो मत, लड़कों के साथ खेलना बंद
और तो और अपने भाइयों से भी दूरी बनाकर रहो, जैसी वर्जनाएं बंधन लगता था मुझे। ये गनीमत थी कि पिताजी के कला प्रेम की वजह से मुझे मेरा एक सपना पूरा करने का मौका मिल रहा था। गुरुजी के पास काफ़ी लड़कियां, जिनमें मेरी उम्र की भी कई थी, सीखने आने लगी थी। गुरुजी को देखकर कई लड़कियां हंसी मजाक किया करती थी, उनके लिए आहें भी भरा करती और अपने होने वाले पति की उनके जैसे होने की कल्पना करने लगी थी। मेरी बातें पढ़कर आप भी हंसोगे कि 15 साल की लड़कियों को कहाँ इतनी समझ होती है। कहा जाता है कि गांव में लड़कियां जल्दी बड़ी और समझदार हो जाती हैं। शायद इसका कारण अशिक्षा की वजह से दिमाग उतना खुला नहीं होता। फिर हमारे जैसे गरीब घरों में 1-2 कमरों में सिमटे घर के 8-10 सदस्य, कितना पर्दा रह जाता है। किसी के घर में आई नई भाभी तो किसी की बहन शादीशुदा तो किसी की नई आई चाची। हम अपने आसपास काफ़ी कुछ देखते हैं और फिर वैसे ही कुछ करने का कौतूहल हमें भी होना स्वाभाविक था। बस ऐसा कुछ ही हमारे साथ था। उम्र तो कच्ची ही थी, ऊपर से हमारे गुरुजी जो एकमात्र पुरुष थे हम लड़कियों के बीच, न चाहते हुए भी हम में से कई लड़कियां उनके व्यक्तित्व से खींची चली जा रही थी। जिस किसी से भी वो प्यार से बात कर लेते या मुस्कुरा देते, उसका तो दिन बन जाता। हमारी कक्षाएं बहुत अच्छी चल रही थी। इस बार रामलीला में मुझे सीता नहीं बनाया गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर माँ ने बताया कि अब मैं सयानी हो गई हूँ, इसलिए पिताजी ने ही मना किया है। छोटी लड़कियाँ ही सीता बनती हैं। माहवारी शुरू होना मतलब स्त्री की श्रेणी में आ गई हूँ, माँ ने मुझे समझाते हुए कहा। मेरे मन में बहुत सवाल थे, पर माँ के गुस्से को भी मैं जानती थी। फिर भी हिम्मत करके बोल ही दिया कि माँ, सीता माता भी तो स्त्री ही थी। माँ ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता आ रहा है, तो यही होता रहेगा। इससे आगे बहस मत करो और जाकर कपड़े धो लो। माँ की यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, सो माँ पर गुस्सा आया। अपना गुस्सा मैंने कपड़ों को जोर जोर से कूट कर निकाला। अगले दिन जब हम नृत्यशाला गए तो चांदनी, जो मेरे ही हम उम्र थी, वो कुछ ज़्यादा ही हंस हंस कर गुरुजी के पास खड़ी बातें कर रही थी और गुरुजी भी उसके बिल्कुल साथ खड़े थे, जो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों जानबूझकर ही एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे थे। हमको देखकर वो चुप हो गए। मेरे अंदर गुस्सा था या चांदनी से जलन हो रही थी, पता नहीं कब मेरे अंदर ये भाव आ गया था कि मैं सबसे सुंदर हूँ तो गुरुजी सिर्फ मुझे ही देखेंगे। ये मेरा प्यार था या आकर्षण, ये समझने के लिए मेरी उम्र नहीं थी। उस दिन से मेरी कोशिश रहती कि हम जल्दी पहुंच जाएं और सबसे बाद में निकलना। शायद गुरुजी मेरे दिल की बात और भाव समझ रहे थे, इसलिए तो उस दिन उन्होंने, जब मैं आ रही थी तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया था और अगले दिन रविवार को भी मुझे आने को कहा, ये बोलकर कि तुम बहुत सुंदर हो आध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। कल अकेले आना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे गाल अचानक दहकने लगे थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं जल्दी से निकल आई। घर आने के बाद भी बहुत देर तक मैं गुरुजी के ख्यालों में डूबी रही। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रविवार को तो नृत्यशाला बंद होती है, तो मैं कैसे जाऊंगी, ये सोच भी हावी थी और घबराहट के मारे बुरा हाल था। काफ़ी सोचकर माँ को मैंने कह दिया कि कुछ दिनों बाद एक और प्रतियोगिता होनी है, तो उसके अभ्यास के लिए कल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, चली जाना, माँ ने कहा तो राहत की सांस ली, पर दिल की धड़कनें बेकाबू थी। सुबह जब काम निपटाकर मैं मयंक को लेकर नृत्यशाला पहुँच गई और मयंक अपना समय बिताने के लिए दोस्तों के साथ खेलने लगा। गुरुजी मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मुझे देख वो बहुत खुश हो गए। गुरुजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे सीने से लगा लिया। मैं अपनी माँ की दी हुई सीख सब भूल गई थी, मन के आवेग में डूबी थी। वो मुझे बेहताशा चूमने लगे थे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय वो मुझे गुरुजी नहीं, एक सुंदर युवक दिखाई दे रहे थे जो मेरी सुंदरता पर मोहित हैं। ये विचार आते ही मेरा मन अभिमान से भर गया।
मैं आंखें बंद करके उनके स्पर्श को महसूस कर रही थी। पर ये क्या, उन्होंने अचानक मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। वो चिल्ला कर बोले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे समय में मेरे पास आते हुए? मैं एक बार तो समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, पर दूसरे पल मेरा ध्यान उनकी धोती पर गया तो सच में मुझे गलानी हुई। उनकी धोती पर लाल धब्बा मुझे अपने माथे पर लगा हुआ दिख रहा था। मैं शर्मिंदा थी कि मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मेरे पास एक अवसर था उनके करीब आने का और मैंने खो दिया। मैं अपनी सुध बुध खोकर पूरी ताकत लगाकर भागती हुई घर पहुंच गई और सीधा नहाने चली गई। उस दिन पता चला कि ये दिन लड़कियों के अच्छे नहीं होते और पुरुष ऐसी लड़कियों से नफरत करते हैं। मुझे सिर्फ उनको खुश न कर पाने का मलाल था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या करने जा रही थी। मैंने अगले दिन से नृत्य सीखने जाना बंद कर दिया। माँ तो बहुत खुश थी, पर पिताजी ने जाने का कारण पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि मैंने जितना सीखना था सीख लिया, अब माँ से घर के सब काम सीखूंगी। मैं गुरुजी का सामना नहीं करना चाहती थी। उन्होंने भी कभी मेरे न आने का कारण किसी से नहीं पूछा। हमारे गांव में मुश्किल से 100-125 ही घर थे। घर भी थोड़ी दूर दूर ही थे, तो हम काम निपटाकर सर्दियों में बाहर आंगन में ही बैठ जाते थे और गर्मियों में धूप के जाते ही बाहर चारपाइयाँ बिछ जाती। कुछ दिन से 2-3 लड़के हमारे घर के आसपास ज़्यादा घूमते दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे छुप छुप कर देखते हैं। माँ की नज़रों से वो छिप नहीं पाए और माँ ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें खूब लताड़ा। उस दिन तो बात आई गई होगी, पर रेशमा की दादी ने माँ को समझाया कि आध्या बहुत सुंदर है, लड़के उसके आगे पीछे घूमेंगे ही, इसलिए इसकी शादी जल्दी से करके चिंता मुक्त हो जा। बस माँ और पिताजी दोनों को यही उपाय ठीक लगा। उस दिन की तपिश मेरे मन में अभी भी वैसी ही थी, पर फिर जल्दी ही शर्मिंदगी का एहसास घेर लेता। किसी का प्यार पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में अपने भावी पति की कुछ तस्वीर थी और उन्हीं कल्पनाओं में मन घूमता रहता। मुझे पक्का यकीन था कि पिताजी मेरी सुंदरता को ध्यान में रखकर ही अपना दामाद ढूंढेंगे। जल्दी ही पिताजी की तलाश गगन बाबू पर आकर ख़त्म हो गई, जो मुंबई में एक हीरा व्यापारी के यहाँ लिखा पढ़ी का काम करते थे। बाद में जाना कि अकाउंटेंट कहा जाता है। वो अपने परिवार के साथ मुझे देखने आए और उसी समय रिश्ता पक्का करके चले गए। देखने में वो सुंदर थे, तीखे नैन नक्श और लंबा कद, बस थोड़े दुबले पतले थे। मैं तो खुली आंखों से ही सपने देखने लगी थी। मुंबई के बारे में सुना था, पिताजी के एक दोस्त ने ये रिश्ता बताया था। उनके वहाँ से कहलवाया गया कि शादी बिल्कुल सादा होगी और उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। माँ और पिताजी तो बहुत खुश थे इस रिश्ते से। माना कि उन्होंने मना किया था, पर फिर भी माँ पिताजी ने मेरे ससुराल वालों को कपड़े और मुझे भी साड़ी, गहने और बर्तन आदि ज़रूरत का सामान दिया। सारे गांव वाले मेरी खुशकिस्मती समझ रहे थे कि इतना अच्छा ससुराल मिला। शादी से पहले आस पड़ोस की शादीशुदा सहेलियां और भाभियों ने भी मुझे काफ़ी कुछ समझाया था पति पत्नी के रिश्तों के बारे में और मुझे कब क्या करना चाहिए वगैरह। माँ, ताई, काकी और दादी सब मुझे बहू को कैसे रहना चाहिए ये भी समझाया कई बार। कुछ बातें समझ आई और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।